Hello guys, this is Sarmad Amir and आज we'll be starting off with our third chapter of A levels AS physics, that is dynamics. अगर आप लोगों ने देखा है तो you guys are very well aware कि हम लोग physical quantities and units को complete कर चुके हैं. We are done with kinematics. We are done with a lot of question of kinematics as well. So why not let's start off with the dynamics part. अच्छा जी, when it comes to dynamics guys, तो dynamics में we have got few things that definitely we need to learn. उसमें इस चैप्टर के अंदर when it comes to our syllabus, तो अगर मैं पूरे syllabus को एक बार ओवर रिव्यू करूं so that it makes much more sense, तो हमारे पास इस चैप्टर में we have to discuss about Newton's laws. Dynamics is basically study of motion with considering forces. So first of all, you're required to have the understanding of forces from O levels and IGCSE. इसमें वही न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉज, F equals ma, momentum, change in momentum, and everything that is there. Describe the concept of weight as an effect of a gravitational field on a mass, and recall that the weight of an object is equal to the product of mass and acceleration of free fall, W equals mg. We know that friction forces, viscous drag, air resistance किस तरीके से होती हैं, and then इन सब के बारे में information is very necessary. We'll be describing and explaining quantitatively the motion of objects in a uniform gravitational field with air resistance. ठीक है जी, इनको भी डिस्कस कर रहे होंगे. And then we'll be understanding that objects move against resistive forces may reach to terminal speed or velocity. इस बात को भी डिस्कस कर रहे होंगे. Then it comes to linear momentum, conservation of momentum, and then all those things जो हम लोगों ने डिस्कस की थी. Lastly हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव करेंगे about elastic collision and elastic collision, whereas momentum कहाँ पे कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से जो है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में वेरी कर रही होती है. यार इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा काम है और बहुत ही बारीकियां हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली जितने भी लेक्चर्स हो उनको बहुत थॉरली देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इवेंचुअली जो है क्लियर हो जाएंगे. मैं ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग सो दैट नन ऑफ योर कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट और आपको सारी बातें A to Z खत्म समझ आ रही हूं. अच्छा, सबसे पहले जब बात को शुरू करते हैं, वी स्टार्ट और टॉक विद द फर्स्ट थिंग दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यार न्यूटन बाबा ने, सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा. And if an object is moving, it will keep on moving until and unless it is acted upon by a resultant force. Or tendency of an object to keep its motion was known as inertia. और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं एंड लेट्स से इफ आई रोल अ बॉल, उसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है एंड लेट्स से देयर इज अ ग्राउंड and there's a ball and I roll a ball and let's say ये frictionless surface हो जाए कि कोई इस मोशन ऑफ द बॉल को रेजिस्ट ना कर रहा हो, तो ये जो बॉल कीप ऑन रोलिंग 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 और ये कभी भी नहीं रुकेगी जब तक या तो कोई दीवार से आके हिट ना करे, उसको कुछ रोके ना, या तो कोई फ्रिक्शन इसको डेफिनेटली रोकती है. बट अगर मैं फ्रिक्शनलेस सर्फेस, कोई रेजिस्टिव फोर्सेज नहीं है, तो दिस बॉल विल कीप ऑन गोइंग 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 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग विदाउट एनी हिंड्रेंस एंड इवेंचुअली जब तक कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं आती है बॉल रुकेगी नहीं. मोर ओवर लेट्स से अगर एक बॉल रेस्ट पे है तो ये बॉल वुड नेवर मूव until unless there is a resultant force acting on the ball. या तो ये स्लोप हो जाए एकदम से, लाजमी सी बात है, फिर उसका वेट की एक मैग्नीट्यूड बनेगा दैट वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, उसका कंपोनेंट. अदरवाइज ये बॉल इधर ही रहेगी until and unless कोई चीज आके इस बॉल को हिट करे, वो बॉल starts to move, otherwise it will keep in rest. ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई रिगार्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आ जाती है सर कि व्हाट इज इनर्शिया. देखिए बेटा, इनर्शिया जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन. अब देखें, लेट्स से अगर मैं इस पे ये माइक का रिसीवर रख देता हूं और अगर मैं इसको स्लो स्लो घुमाता हूं तो रिसीवर साथ मूव करेगा. बट इन केस अगर देयर इज अ सडन चेंज इन मोशन, 1 2 3,
इफ देयर इज अ सडन चेंज इन मोशन, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे ही रहा। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया, बिकॉज इनर्शिया इज बेसिकली व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, basically the tendency of a moving object to carry on moving is something known as inertia, or sometimes if an object is at rest, its tendency to keep in rest is sometimes known as inertia. If an object is moving, keeping in moving motion is known as inertia. अगर गाड़ी टर्न कर रही होती है तो when a car is turning quickly, it sometimes make you lean sideways. This is also known as inertia. कि सर आप उस मोशन में थे, उस सडन चेंज इन मोशन को आपकी बॉडी मास रखती है, रेजिस्ट करती है, उस मोशन को थोड़ा रेजिस्ट करना, गाड़ी ब्रेक लगाती है, आप आगे आ जाते हो। ऑल ऑफ दिस इज बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, क्लोजली रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हमारे पास यहां से जो अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दैट इज रिगार्डिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज बेसिकली F equals ma, force is equals to mass times acceleration, but इसकी actual wording, if they ask you in the examination what is Newton's second law, तो आप बोलेंगे force is equal to rate of change of momentum। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। क्या होता है मोमेंटम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पर अभी दोबारा पढ़ेंगे, परेशान नहीं हो। Meanwhile, just पहले some basic understanding, for an object of a constant mass, its acceleration is directly proportional to the resultant force applied on it. That is basically Newton's second law, कि F, that is the resultant force, is directly proportional to the acceleration of the object, keeping mass constant. अच्छा, अभी किस तरीके से अप्लाई होता है रिजल्टेंट फोर्स, क्या होती है, हर चीज को हम समझते हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स है। अगर एक ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ फोर्सेस बैलेंस होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स and you have force of 100 newtons this side, these are balanced forces। ऑब्जेक्ट की स्टेट में एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब इसमें हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, और इसमें या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर सकता है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। मोशन वाला जो इक्विलिब्रियम था वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता था, और जो रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम था वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता था। ये सारी बातें हम लोग थोड़ी हद तक करके आ रहे हैं। बट व्हाट इफ सर यहाँ पे एक और फोर्स आ जाए, लेट्स से 20 न्यूटन्स की। अब अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करें तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ आई वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्सेस, इस ऑब्जेक्ट पे जस्ट एक 20 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। अब आप बोलेंगे F इज इक्वल्स टू ma। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 किलोग्राम्स। तो आपने कहा सर 20 न्यूटन्स की फोर्स है, मास 3 है, हम बड़े आराम से 20 डिवाइडेड बाय 3 करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इसको बहुत ज्यादा समझना है कि व्हेन इट कम्स टू एएस एग्जामिनेशंस, इसको थोड़ी सी टेक्निकलिटी के साथ यूज किया जाता है। उसकी टेक्निकलिटी का सबसे पहला जो पार्ट है, दैट आई विल बी शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको एक बात समझ आए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉक्स and the force is applied at an angle of 30 degrees of 540 newtons. They're saying in the question that the box moves to the right and the box has a mass of 25 kilograms. This is the resultant force. Find acceleration. अब सर बड़ी अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे एट एन एंगल फोर्स लग रही है तो सर ये हमारे पास जो फोर्स है ना, ये सारी की सारी इसको आगे लेके जाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। इस फोर्स के अंदर वी वुड बी हैविंग टू कंपोनेंट्स। एक इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, आप सिर्फ उस कंपोनेंट ऑफ फोर्स की मदद से
F इज इक्वल्स टू ma लगा के एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिकॉज दिस कॉम्पोनेंट इज रिलेटेड टू द वेट एंड द रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये वर्टिकल ग्राउंड्स पे बात कर, रिएक्शन क्या होता है बता। फिलहाल जो बात इन अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक 540 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा दैट वुड बी 540 cos 30, so that is going to be the force since F equals ma. मास हमारे पास ऑब्जेक्ट का 25 दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन इज a. आप 540 cos 30 divided by 25 करेंगे, you would get the acceleration of the object. This is how you're going to actually be solving questions when it comes to basic angle force. When a force is applied at an angle, आप इस एतबार से एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, तो you need to make a component जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो, and then you are going to use that particular component in order to get the acceleration. I hope that makes sense. अच्छा, अभी इसको बहुत वर्किंग करनी है, परेशान नहीं। Let's discuss some important types of forces जो हमारे पास सिलेबस में यूज हो रही होती हैं। Number one, we have got basic pushes and pulls that makes an object accelerate, ठीक है, मैकेनिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, इंजन ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। These are basic push and pulls. We have got the weight. Weight is the force that always acts perpendicularly downwards, ठीक है, and weight is always acting on the object. हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसका वेट होगा और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और कहां से एक्ट कर रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वी हैव गॉट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अगेंस्ट द मोशन लगती है। अगर ऑब्जेक्ट सर नीचे स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट राइट पे पुल हो रहा है, फ्रिक्शन लेफ्ट पे लगेगी। तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। अगर जमीन से कॉन्टेक्ट है और सवाल में बोला गया नहीं है कि वो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, अगर मैं ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है फ्रिक्शन इस तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है फ्रिक्शन इस तरफ, तो फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिंग टू द मोशन। वी हैव गॉट ड्रैग। ड्रैग रेजिस्टेंस का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है। ड्रैग फोर्सेस, अ फोर्स इज वेरी सिमिलर टू फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द एयर। आल्सो द ऑब्जेक्ट हैज टू पुश असाइड द एयर एंड देन मूव अलोंग। डेफिनेटली एयर के उसके बीच में से गाड़ी गुजर रही है, तो उस हवा को तोड़ते हुए, काटते हुए गुजर रही है, and that force is known as a drag force. हम लोग इसको एयर रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। मूविंग ऑन, अपथ्रस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में होता है तो वाटर उसको ऊपर एक फोर्स लगाता है, हर फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फ्लूइड सच एज वाटर और एयर एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स. This is what makes it possible for sometimes float in water. This force is known as the upthrust force. ठीक है, moving on. सर कॉन्टेक्ट फोर्सेस जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर लगती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगती है। इवन कि अगर सर ये माउस इज इन माई हैंड, तो ये मेरा हाथ इसके ऊपर वेट को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, and this normal reaction force always acts perpendicular to the surface. और ये भी हमें एक important force है। Tension is always in the ropes and everything. Tension हमेशा हमारे पास जो है रस्सी में, खिंचाव में, खिंच में जो फोर्स लगती है, that is tension force. ठीक है जी। सर हमारे पास let's say if something is placed on a table, let's say this apple is placed on a table and it is at rest, तो इसका जो वेट होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। और जो वेट है दैट इज कैलकुलेटेड बाय mg। तो एक रेस्ट के मोशन में w इज इक्वल्स टू mg अगर वेट का फॉर्मूला है और वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली किसके बराबर हो गया? वेट के। एंड मैं नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली निकाल सकता हूं वेट निकाल के, दैट इज इक्वल टू mg। तो फॉर अ क्वेश्चन इन विच लेट्स से दिस स्टेट के भाई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, मेरा माउस पड़ा हुआ है, तो सर जो वेट और रिएक्शन फोर्स होगा वो बैलेंस होगी। तो अगर मैं वेट निकालूं और सवाल में नॉर्मल रिएक्शन मांगा हो, तो आप ये बात खुद ही अज्यूम कर लीजिएगा कि बेसिकली वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है
वो mg के बराबर होगी। जो भी mg का आंसर होगा वो ही नॉर्मल रिएक्शन का भी आंसर होगा। एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, यहां तक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेस कर लिए। नाउ लेट्स से बोलता है कि डिफाइन न्यूटन। तो डिफाइन न्यूटन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने जब पढ़ा रहा था तो करवा दिया था। बट व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग न्यूटन, 1 Newton is defined as a force that is given to a mass of 1 kg to accelerate at 1 meter per second square. Force provided to a mass of 1 kilograms to accelerate at 1 meter per second. ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स बनेगी ma, वो फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगी। किसी भी ऐसा यूनिट को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूटन, 1 Newton is defined as a force that is applied to an object of 1 kg to accelerate for 1 meter per second square in the direction of the force. That is very basic understanding of Newton's first law. Sorry, Newton's definition. What is 1 Newton? अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल सिर्फ मैं समझा देता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ इज व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल इट at, if let's say object A applies a force of 30 newtons to an object B, तो object B would apply equal and opposite force to object A. ठीक है, whenever one object exerts a force on another object, the second object will exert a equal and opposite force to the first object. यही हमारे ग्रेविटेशन के लॉ में हो रहा होता है। दैट अगर मैं मून और अर्थ की बात करूं तो मून जिस फोर्स से अर्थ को खींच रही है, अर्थ उसी फोर्स से मून को भी खींच रहा है। दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आप एक बॉल और बैट को हिट करते हैं तो बॉल और बैट भी आपस में एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। एंड दिस इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हम लोगों ने और भी बहुत ज्यादा जगह पे इस सिलेबस में देखना है और आगे A2 तक देखते रहोगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो इज वेरी बेसिक, बट अदरवाइज इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, ये मैं इंशाल्लाह जब मैं इसकी वर्किंग और इसके क्वेश्चंस पे आऊँगा तो करवाऊंगा, क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत यूज होने वाला लॉ है। इसकी कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो मैं मूविंग इन ऑन लेक्चर्स के अंदर करवाता जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने कहा क्योंकि न्यूटन्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो बेचारे को क्यों जाने थे, एक डिस्कशन इसको भी दे देते हैं। अच्छा, बिफोर एंडिंग द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, हम इससे रिलेटेड कुछ 2-3 इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। नंबर 1 सर, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 1.5 kg है और उसकी एक्सेलरेशन 2.2 करवानी है तो फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगी? तो आप बोलेंगे सर F इज इक्वल्स टू ma, मास इज 1.5, एक्सेलरेशन इज 2.2। आप यू पिक अप अ कैलकुलेटर एंड देन एंड देयर आप इसकी वर्किंग कर लेंगे सर। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.2, आपके पास फोर्स रिक्वायर्ड विल बी ऑफ 3.3 न्यूटन्स। ठीक है, मूविंग ऑन सर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? अ कार ऑफ मास 1.5 टन्स, जो गाड़ी है उसका मास हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 1.5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, और उसकी जो ट्रेवलिंग एट ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड देन टू बी स्टॉप इन 11 सेकेंड्स। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है एंड फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहले तो सर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अच्छा, किलोमीटर्स पर आवर को आपको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए दैट किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600 करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करता हूं तो आई वुड गेट द स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड which is going to be equal to 22.2। तो 22.2 meters per second पे ये actually move कर रहा था and it needs to stop in, let's say the time was given in the question as 11 seconds। तो इसकी deceleration का magnitude हम लोगों को चाहिए होगा क्योंकि force can never be negative। तो 22.22 divided by 11 हमारी जो force आएगी that is going to be 2, acceleration आएगी that is going to be 2.02। deceleration है basically नेगेटिव में आ रही है बट हम इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव यूज करेंगे। हमने कहा सर F इज इक्वल्स टू ma, हमें चाहिए सर क्या चीज? फोर्स। हमारे पास सर क्या है? मास है 1.5 एक्सपोनेंट 3। हमारे पास सर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी है दैट इज 2.02 इंटू 1.5 एक्सपोनेंट 3।
आपके पास सर जो फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3030 न्यूटन्स. दिस इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड in order to stop the car that is of 1.5 exponent 3. पंद्रह हजार किलो की गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर से जीरो पर लाने में जो फोर्स लगेगी 11 सेकेंड में दैट इज 3030 न्यूटन्स. दिस इज द कांस्टेंट फोर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू टेक टू रेस्ट. ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत ही कचरा किस्म का एक सवाल कंप्लीट कर लिया. एक और देख लेते हैं. दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग. अच्छा सवाल. अ बॉक्स ऑफ मास 5 kilograms is pulled along a horizontal floor by a force of 25 newtons applied at an angle of 20 degrees. A friction force of 20 newtons acts parallel to the floor. अच्छा, calculate the acceleration. Beta resultant force equals ma. इसके ऊपर लगने वाली जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट इज 25 cos 20 और इस पे लगने वाली जो बैकवर्ड फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन विच इज गिवन एज 20 न्यूटन्स. तो 25 cos 20 माइनस 20, सबसे पहले तो सर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी 3.5 न्यूटन्स. तो जो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आ रही है वो आएगी 3.5 न्यूटन्स. क्यों सर? क्योंकि मैं ये पूरी यूज नहीं कर सकता. इसका एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल में यूज होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपस में एक साथ यूज नहीं होते. वी हैव टू सॉल्व इट इंडिविजुअली. ऑल्दो ये वर्टिकल ग्राउंड्स पे तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि इसका वेट इज इक्वल टू द रिएक्शन प्लस दिस फोर्स. तो वो तो उसकी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. उस पर्टिकुलर वर्टिकल में कोई रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं, वहां पे उस दौरान कोई एक्सेलरेशन भी नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू सर हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है दैट इज 25 cos 20 और इसकी रेजिस्टिव जो फोर्स लग रही है दैट इज 20 न्यूटन गिवन इन द क्वेश्चन. मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट द रिजल्टेंट फोर्स. मास क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज अननोन. 3.5 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, आई वुड गेट द एक्सेलरेशन एज 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सवाल मोमेंटम से रिलेटेड है. वैसे मोमेंटम कभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. आपके पास दोनों चीजें दी हैं, यू कैन मल्टीप्लाई दैट. बट अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दूंगा. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर. बहुत अच्छा सवाल है ये भी. अ पर्सन गार्डनिंग pushes a lawnmower of mass 18 kg at a constant speed. To do this, a force P is applied at an of 80 newtons is applied at 40-degree angle. फ्रिक्शन फोर्स निकालें. बेटा अगर आप इस बात को रियलाइज करें कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स बराबर है 0. अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी फ्रिक्शन फोर्स F जो बैकवर्ड एक्ट कर रही है वो बराबर होगी सर ये P के जो कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट के, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू P cos 40. यही कंपोनेंट बनेगा ना, एक P का P cos 40 और एक P का P sin 40. जो P cos 40 का कंपोनेंट है P being 80, ये क्योंकि ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि सर हमारे पास, ये ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, P cos 40 is equal to the friction force and the value of P is 80 newtons. तो 80 cos 40 बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट स्पीड पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होती है, गिविंग मी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एज 61.3 न्यूटन्स
We can call it 61 newtons as well. That is my friction force. Value of friction force 61 न्यूटन आ गई. इसका अगला पार्ट जरा इंटरेस्टिंग है, उसको जरा गौर से देखिएगा, वो भी काफी आपकी कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स पे हेल्प करेगा. बोला सर इफ द फ्रिक्शन फोर्स वाज कांस्टेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे ये फ्रिक्शन फोर्स 61 न्यूटन की कांस्टेंट है, ठीक है, बैकवर्ड. What force applied along the handle would accelerate the mover from rest to 1.2 meters per second in 2 seconds? सर अगर फ्रिक्शन फोर्स 61 न्यूटन्स की है, मुझे P की वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू P की चाहिए, बट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर फ्रिक्शन फोर्स 61 न्यूटन की कांस्टेंट है और मैं कहता हूं कि ये P cos 40 की वजह से एक्सेलरेट होगा, P cos 40 की वजह से एक्सेलरेट होगा, तो P cos 40, अब वो P वो नहीं है, 80 नहीं है, क्योंकि अब मैं फोर्स कुछ और लगाना चाहता हूं जिसमें एक्सेलरेशन उसने बता दी. तो ये P cos 40 जो फॉरवर्ड फोर्स होगी माइनस 61 जो बैकवर्ड फोर्स होगी इज इक्वल्स टू ma, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ 18 किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन इन्होंने बताई है फ्रॉम रेस्ट टू 1.2 इन 2 सेकेंड्स. तो सर वो कौन सी फोर्स P होगी जिसपे ये काम हो जाएगा? बेसिकली मैं वैल्यू P cos 40 की निकाल रहा हूं, क्योंकि P cos 40 आएगा ना, क्योंकि हम लोग तो इसी ग्राउंड में, पर उसमें अगर मैं cos 40 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल P की वैल्यू आ जाएगी. सो बेटा 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 ओवर 2, आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10.8. इसमें 61 आपने ऐड कर दिया, and then this is divided by cos 40, you would get the exact value of P, and that is going to be 94 newtons. सर ये 94 न्यूटन की जब P की फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट के पास इतनी रिजल्टेंट फोर्स होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे एक्सेलरेट कर सके. ऑन दैट नोट लेट्स कॉल द फर्स्ट लेक्चर टू इट्स एंड डायनामिक्स का. From here onwards, inshallah, we'll be moving on to the momentum in the next class. हम momentum की working करेंगे. We'll be discussing all the concepts of momentum. और inshallah फिर likewise इस lecture को complete करेंगे, इस chapter को. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much for watching the video.